हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो सभी का जवाब होगा कि सर एक एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है। तो सही बात है, एक एटम का मास जो होता है वही एटॉमिक मास होता है, सही है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि क्या इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है? किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है? तो जवाब है नहीं होती। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी सी, तीन ऑब्जेक्ट है हमारे ए बी सी, इसका वेट है 2.5 किलोग्राम, इसका वेट है 3 किलोग्राम और इसका वेट है 9 किलोग्राम। ये वेट कहां से आया? ये वेट कहां से आया? क्या प्रूफ है कि ये ए का वेट जो है वो 2.5 किलोग्राम है, बी का 3 किलोग्राम है, सी का 9 किलोग्राम है। तो यहां पर इसको हमने मेजर कैसे किया? हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया। हमने क्या लिया? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया। स्टैंडर्ड रेफरेंस का क्या मतलब है? देखो, ये सब जितने भी वैल्यू हैं ये सब रिलेटिव वैल्यू हैं। क्या है? रिलेटिव वैल्यू। किसी की कंपैरिजन में, किसी के कंपैरिजन में ये क्या है? 2.5 है, ये 3 किलोग्राम है और ये 9 किलोग्राम है। किसके कंपैरिजन में? जो हमने स्टैंडर्ड डिफरेंस माना होगा। हमने स्टैंडर्ड डिफरेंस को क्या माना? 1 किलोग्राम। जैसे ये अगर 2.5 किलोग्राम है तो हम कहेंगे कि हाँ 1 किलोग्राम से ये क्या है? 2.5 गुना ज्यादा भारी है। 2.5 गुना उससे 1 किलोग्राम से भारी है, इस वजह से इसको हमने क्या बोला? 2.5 किलोग्राम। ये क्या है? ये 3 किलोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स हैवी है। क्यों? 1 किलोग्राम से। और ये 9 किलोग्राम क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ये 1 किलोग्राम से 9 गुना भारी है, इस वजह से क्या है ये? इसको हम 9 किलोग्राम बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिफरेंस यहां पर हमने क्या लिया? 1 किलोग्राम। ठीक है। तो मास में, मास के लिए हम जैसे 1 किलोग्राम अगर हम स्टैंडर्ड डिफरेंस ले लिए तो इसके इसके कंपैरिजन में कोई की चीज कितना भारी होगा वही उसका वजन कहलाएगा। जैसे अगर कोई 100 किलो का है तो हम कहें कि वो इसके मुकाबले 100 किलोग्राम, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके मुकाबले वो 100 गुना भारी है, इस वजह से वो 100 किलोग्राम है। ठीक है। 200 किलोग्राम क्योंकि वो 200 टाइम्स हैवियर है 1 किलोग्राम से, इसीलिए वो क्या है? 200 किलोग्राम। उसी तरह क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस हमें हर जगह लेके चलना पड़ेगा, हर चीज के लिए। कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं है जो हम एब्सोल्यूट मान सके कि एब्सोल्यूट है चलो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो बोला नहीं है कि बेटा जाओ जाओ, अच्छा ये 10 किलो है इसको मान लो, ये आज से 10 किलो। हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा हमेशा, ऑलवेज। जैसे हम लेंथ की ही बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये लेंथ हमारा मान लो 3 मीटर है, तो 3 मीटर क्यों है ये? अगर कपड़ा लेने जाते हो, 3 मीटर कपड़ा लेते हो, तो क्या उसका तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो 3 मीटर है? तो देखो वहां पर भी हमने क्या किया है? हमने 1 मीटर को माना हुआ है कि ये लेंथ जो है हमारी 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है। ये सबको पता है। ठीक है। ये सबके लिए है, ये सबको मानना पड़ेगा कि हमारा क्या है? ये लेंथ 1 मीटर है। अब इसके मुकाबले अगर कोई चीज दुगनी लेंथ की होगी तो वो 2 मीटर कहलाएगी, 3 गुनी लेंथ की होगी तो 3 मीटर कहलाएगी। तो हमने जो कपड़ा खरीदा था वो इस लेंथ का 3 गुना था, इस वजह से हमें वो 3 मीटर हम उसको कह रहे हैं। ठीक है। इसीलिए हम उसको 3 मीटर कह रहे हैं। अब कोई अगर हमने आधा कपड़ा लिया, इसका इतना लिया, तब हम उसको आधा मीटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 मीटर के क्या है? हमने जो 1 मीटर माना था उसके रिस्पेक्ट में ये आधा है, उसके कंपैरिजन में क्या है? वो आधा लंबाई का है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड डिफरेंस मानना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड डिफरेंस मानना पड़ेगा। उसके रिस्पेक्ट में हर एक चीज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है। हर एक चीज क्या है? रिलेटिव है। एक स्टैंडर्ड डिफरेंस हमने माना, उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक चीज क्या है इस दुनिया में? रिलेटिव वैल्यू, किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। सेम चीज हमारा एटम के साथ भी है, सेम चीज हमारा एटम के साथ भी है। हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लेंगे, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे। जैसे हमने 1 किलोग्राम लिया था ना, फिर उसके बाद बोल दिया कि चलो कोई चीज अगर 1 किलोग्राम हमने ले लिया, मान लो अब कोई चीज हमने बोला कि कोई चीज इसके बराबर होगी तो वो 1 किलोग्राम कहलाएगी।
कोई उससे 2 गुनी भारी होगी तो 2 किलोग्राम कहलाएगी, कोई उसका हो सकता है कि उसका आधा ही भारी हो तो उसको आधा किलोग्राम बोलेंगे। तो उसी तरह एटम के केस में भी हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया कि कोई भी एटम अगर उतना बराबर होगा तो हम कहेंगे कि हाँ उस मतलब उससे अगर 2 गुना भारी होगा तो हम कहेंगे उसका क्या है एटॉमिक मास 2 टाइम्स उससे हो गया, 3 टाइम्स है तो कहेंगे उससे 3 गुना भारी है वो, 4 टाइम्स हो गया तो हम कहेंगे 4 टाइम्स उससे एटम वो भारी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो क्या स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं हम, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं अपना एटम के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है, हम जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे वो है हमारा वो है हमारा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, यही हमारा क्या है स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब कोई भी एटम इसके इसके मुकाबले कितना भारी होगा, इसके मुकाबले कितना हैवी होगा, वही उस एटम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि एग्जांपल हम लेते हैं तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम क्या है, ये 1 टाइम्स है किसके, इसी के। ठीक है, ये इसका 1 टाइम्स है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम की तो ये 16 टाइम्स निकल के आया, 16 टाइम्स निकल के आया किसके, इसके 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, उसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें तो मास ऑफ एक सल्फर ये क्या आया, ये 32 टाइम्स आया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो शुरू में हमने क्या माना होगा, जैसे हमने 1 किलोग्राम माना था तो वहां पर जैसे हमने 1 किलोग्राम बोल दिया, छोटा सा चीज कि हाँ चलो 1 किलोग्राम इसको बोल देते हैं। उसी तरह इतने बड़े बड़े चीज को हम क्या बोल देते हैं, इसको इतना बड़ा बार बार ना लिख के हम क्या दे देते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी को हम नाम दे देते हैं 1 AMU, यानी ये क्या हो जाएगा, हम अब इसी को 1 AMU बोलेंगे, इसी को 1 AMU बोलेंगे, इसको भी 1 AMU बोलेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 AMU। ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 AMU, 32 इंटू 1 AMU। तो इसको क्यों ना हम ऐसे ही लिख दें कि 1 AMU, इसको क्या लिख दें, इसको हम लिख दें 16 AMU, इसको 32 AMU। ठीक है, ये हमने लिख लिया, हो गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिफरेंस को हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डिफरेंस है। इसके मुकाबले हमारा हाइड्रोजन क्या था, 1 टाइम्स, मतलब इसके ही बराबर था, इसलिए उसको 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन वो क्या था, 16 टाइम्स इसके हैवियर था, इस वजह से उसको हम 16 AMU बोलते हैं। ठीक है, और सल्फर क्या था, 32 टाइम्स हैवियर था किसके, मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप के, तो इसको हम क्या कर दिए, 32 AMU बोल दिए। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब और बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा ये 1 AMU क्या है। अब देखो 1 AMU को आजकल क्या बोलते हैं, किसको केवल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 AMU जो है आजकल 1 U बोल देते हैं। ठीक है, AMU को केवल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यूनिफाइड स्केल है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि हाइड्रोजन क्या है तो 1 U बोल देंगे, हमारा फास्फोरस क्या है 31 U है, ऑक्सीजन क्या है 16 U है। ठीक है, केवल इतना लिख देंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है हमारा ये हो गया। चलिए
स्टैंडर्ड रेफरेंस जो है हमारा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप, ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को, ये जो होता है हमारा न्यूमेरिकली ये किसके बराबर होता है 1/Na या फिर 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। और ये किसके बराबर निकल के आता है, या ऐसे लिख लो, चलो 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। यही हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंस का एक्चुअल वैल्यू होता है। यानी 1 AMU क्या होता है, तो 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। 1 AMU कहो या 1 U बोलो, तो 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। नोट कर लो इसे। तो हो गया। तो हमें क्या करना होगा, हर एक एटम का एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, लेकिन आपको मोस्ट जो जनरल होते हैं उसका तो एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूं। तो देखो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन का 19, इसके बाद सोडियम ले लो, इसका हो गया 23, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 27, सिलिकॉन का हो जाएगा 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40 और क्रोमियम का, देखो जो यूज होने वाला वैसे तो 101 से लेकर 20 तक तो मस्ट होना चाहिए, उसके आगे दिया रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। मैंगनीज का 55, आयरन का देखो याद होना चाहिए 56, इसके बाद अगर हम कहें कॉपर का 63.5, ब्रोमीन का 80, और फिर बात करें अगर हम, तो ब्रोमीन के बाद और भी आपको आयोडीन का याद कर लो 127, ठीक है, Ag का याद कर लो 108, और Ag के बाद चलो प्लेटिनम का याद कर लो 195, गोल्ड का याद कर लो 197, ठीक है। तो इतना जो है बहुत है, काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी रहेगा तो आपको गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि एटॉमिक मास के बाद मोलिकुलर मास क्या होता है। तो खैर एटॉमिक मास का अगर हमको एक्चुअल डिफिनेशन लिखना पड़े तो हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास का हम एक्चुअल डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एटॉमिक मास का अगर एक्चुअल डिफिनेशन हम लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज ए नंबर दैट इंडिकेट्स how many times an atom is heavier in, ऐसे लिख लो, as compared to 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिफिनेशन है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप से कोई भी एटम कितना भारी है, यही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारा, कुछ नहीं, इसमें जितने भी एटम्स हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कई सारे एटम से मिलके बना हुआ।
तो सारे आइटम्स का अगर हम सभी का एटॉमिक मास अगर सम कर दें तो मॉलिक्यूलर का मास निकल के आ जाएगा। तो क्या है, ये क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम्स is called its molecular mass. It's called its molecular mass। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे हम H2O लेते हैं, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन हाइड्रोजन 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 1 × 2 + 16, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18U। अब H2SO4 की बात करें या CO2 की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, तो 12 + 16 × 2, ये क्या हो जाएगा 44U। ठीक है, ये हो गया। हम ऐसे ही क्या करेंगे, सभी एटम्स का निकाल लेंगे हम आसानी से, क्योंकि हमें हर एक एटम का एटॉमिक मास पता है। तो कुछ मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ होमवर्क है, जैसे H2SO4 का निकाल लेना, H3PO4 का निकाल लेना, C6H6 का निकाल लेना, Na2CO3 का निकाल लेना, Na2SO4 का निकाल लेना, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ये E है, Al2O3 का निकाल लेना। ठीक है, बाकी CH3 CH2OH इसका भी निकाल लेना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। हो गया, चलिए अब देख लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास तो कुछ नहीं, बस हमारा जो एटॉमिक मास है न्यूमेरिकल वैल्यू जहां हम U लिखते हैं या AMU लिखते हैं, उसको हटा के बस ग्राम कर दो, हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ग्राम एटॉमिक मास GAM। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास is expressed in ग्राम, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बस कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा, बस हम क्या लगा देंगे आगे, ग्राम लगा देंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 ग्राम, फॉस्फोरस की बात करें तो 31 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। या इसको और अच्छे से अगर एकदम एग्जैक्ट बताना हो तो ऐसे लिखो, इसका डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल एटम का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे हम अगर कहें कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ये क्या है हमारा 16 AMU है कि नहीं। और AMU को क्या लिखते हैं हम, 1 AMU को क्या लिखते हैं, 1/Na लिखते हैं। भाई 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, और यही 1/Na के बराबर होता है कि नहीं, रिकॉल करो उसको। तो 16 × 1/Na हमने लिख दिया, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा भाई, इसी में एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या से इंटू कर दो, 16 × 1/Na × Na। ठीक है,
ठीक है, अब देखो ये वैल्यू तो 1/Na के बराबर आ गई, और जो ये ग्राम है ये ग्राम तो रह ही जाएगा ऐसे, ठीक है, Na से Na खत्म, ये निकल के आ गया 16 ग्राम। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक मोल एटम का मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह ग्राम मोलिकुलर मास भी आएगा। ग्राम मोलिकुलर मास वो क्या होगा, सिंपल सा जो हमने यहाँ लिखवाया है, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसी तरह यहाँ पे बस मोलिकुलर मास लिख दो तो वो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, बता देता हूं। ठीक है, चलिए, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM। अब जहां जहां एटॉमिक है वहां वहां मोलिकुलर कर दो। ठीक है, देखो अब जैसे हम एग्जांपल लें, CO2 हमारा मॉलिक्यूल है तो बस 44 ग्राम लिख दो। H2O है तो इसको 18 ग्राम लिख दो। H2SO4 है तो 96 ग्राम लिख दो इसको। ठीक है, सॉरी 98 ग्राम। ठीक है, 98 ग्राम हो गया। तो बस ग्राम में हमको लिख देना है, या फिर वही चीज है, या फिर मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, यही क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल हम ले, जैसे मान लो हम मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, अब जैसे ये देखो सिंपल सा एग्जांपल यहां पर भी है, मास ऑफ 1 H2O, ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉम मोलिकुलर मास, ये हो जाएगा हमारा 18 AMU, हो जाएगा कि नहीं, और 1 AMU की जगह क्या लिख दें, 1/Na ग्राम लिख दें कि नहीं। अब तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 1 मोल H2O क्या हो जाएगा, भाई एक के लिए इतना है तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए हमको पता है कि Na पार्टिकल होने चाहिए, तो बस जैसे 1 के लिए हमको पता है तो 10 के लिए क्या करोगे, 10 से इंटू करोगे, 18 इंटू 1/Na ग्राम इंटू Na से इंटू कर दिए, Na से Na खत्म, बचा 18 ग्राम, यानी कि H2O का मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास क्या निकल के आया, 18 ग्राम। ठीक है, वही चीज है, बस हमको न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखना है और यूनिट में क्या लिख देना है, ग्राम लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम मोलिकुलर मास, नोट कर लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक्चुअल मास क्या होता है। एक्चुअल मास, किसी एटम का अगर हमसे बोलते हैं एक्चुअल मास निकालो तो हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल मास जो होता है एटम का या मॉलिक्यूल का, हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इनटू क्या करेंगे, 1/66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से इंटू कर देंगे, तो वही हमारा एक्चुअल मास ऑफ एटम इन ग्राम्स में निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, यही हमारा क्या है, सोडियम का एक्चुअल मास है। ठीक, अगर सेम चीज एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मोलिकुलर मास का, उसमें 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम से इंटू कर देंगे, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जांपल इसमें भी लिख लो, CO2 का क्या हो जाएगा, 44 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, यही निकल के आ जाएगा हमारा किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मास। ठीक है, नोट कर लो इसे।
हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल मास। अब बातें कर लेते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज कहीं पर भी क्यों निकाला जाता है, एवरेज हम तब निकालते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो, किसी एक चीज की एक से ज्यादा वैल्यूज हो, तो इस वजह से हम वहां पर एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एटॉमिक मास क्या है, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई जैसे हाइड्रोजन है, हमको देखने में लग रहा है कि हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन हो सकता है कि और भी हाइड्रोजन हो। जैसे हमारा कार्बन ही ले लो, कार्बन क्या है, हम एटॉमिक मास 12 लेके चलते हैं, लेकिन हो सकता है कि कार्बन और भी हो जिनका एटॉमिक मास 12 ना हो, कुछ और हो, 13 हो, 14 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तब वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास देखो बहुत सारे आइटम्स है, जैसे कार्बन है हमारा, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। तो ये मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन देखो एटॉमिक मास हमारा क्या है, 12 वाला भी है, 13 वाला भी है, 14 वाला भी है। इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या है यहाँ पर, देखो 12 एटॉमिक मास, 13 एटॉमिक मास, 14 एटॉमिक मास। ठीक है, उसी तरह हम अगर बात करें नाइट्रोजन में क्या होता है, 7 एंड 14, 7 एंड 15 ये होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 16, 17, 18 ये 3 तरह होता है। ठीक है, और इसी तरह क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारा 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो, अब हम क्या है, हम हमारे पास ये दुविधा हो गई कि हम कार्बन का एटॉमिक मास 12 लेके चलें कि 13 लेके चलें कि 14 लेके चलें। तो हम क्या करेंगे, हम सबका एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज लेने के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि हर एक जो फॉर्म है, हर एक जो फॉर्म है उसकी उपलब्धता कितनी परसेंट है, उसकी उपलब्धता कितनी परसेंट है। ठीक है, तो उस आधार पे क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास को निकालेंगे। उपलब्धता का मतलब क्या है, परसेंटेज एबंडेंस। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला 98% पाया जाता हो, ये आधा परसेंट पाया जाता हो, और ये रिमेनिंग परसेंट पाया जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर एक आइसोटोप से क्या होता है, कुछ परसेंटेज होता है। तो उस परसेंटेज का क्या करेंगे, हर एक परसेंटेज का एटॉमिक मास का कंट्रीब्यूशन लेंगे और सबका एवरेज निकाल के सबका लिख देंगे कि हमारा एवरेज क्या निकल के आएगा सबका। ठीक है, तो वही चीज है। अब हम परसेंटेज एबंडेंस से कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है हमारा, ये होता है हमारा x1a1 प्लस x2a2 प्लस x3a3 डॉट 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 करके चला जाएगा अपॉन में 100। एवरेज एटॉमिक मास हम ऐसे निकालते हैं जिसमें x1 x2 क्या है, ये क्या है हमारा, परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस जैसे हमको दिया रहेगा ना कि जैसे क्लोरीन मान लो 35 वाला है, एक तो क्लोरीन 37 वाला है, तो उन दोनों में परसेंटेज किसका कितना है, तो उस हिसाब से हम वही परसेंटेज एबंडेंस रखेंगे। और A1 A2 A3 ये क्या है हमारा, एटॉमिक मासेस। ठीक है, जैसे क्लोरीन में हमारा 35 है, 37 है, तो A1 क्या हो जाएगा 35, A2 क्या हो जाएगा 37। उसी तरह कार्बन में A1 क्या हो जाएगा 12, A2 क्या हो जाएगा 13, A3 क्या हो जाएगा 14। जो ऊपर वाला चीज अलग अलग लिखा हुआ है वही हमारा डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक सवाल इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास
फ्रॉम गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, ठीक है। एक क्लोरीन ये है जिसका हमको परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है 75.53, और एक क्लोरीन इसका परसेंटेज अबंडेंस हमको दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है, इसका परसेंटेज इतना है। एक क्लोरीन हमारा जिसका एटॉमिक मास 37 है और उसका परसेंटेज क्या है 24.47 है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास x1 a1, x1 यानी ये, उसका एटॉमिक मास क्या है 35, प्लस इसका परसेंटेज 24.47, इसका एटॉमिक मास 37, अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो ये वैल्यू करीब करीब निकल के आएंगे 35.5। देखो यहाँ पर एक 35 वाला भी फॉर्म है, 37 वाला भी फॉर्म है, लेकिन 35 के नजदीक क्यों आया, 35 के नजदीक इसलिए आया क्योंकि 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा था, ठीक है। 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा था, इस वजह से 35 के नजदीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कार्बन का, हमेशा हम 12 क्यों लेते हैं बिना सोचे समझे, क्या इसका नहीं है कुछ, क्या इसके आइसोटोप नहीं है, 13 14 वाले भी तो आइसोटोप है, फिर भी हम इसका क्यों 12 लेके चलते हैं, क्योंकि जो अकेले 12 वाला है इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 99 के करीब है, वो ऑलमोस्ट 99 के करीब है। बाकी जो दो हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो 12.002 कुछ इतना आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो हम इसीलिए 12 ही लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर 35 वाले का परसेंटेज 99 होता तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम तब इसका 35 लेकर चलते। लेकिन क्या है यहाँ पे देखो ये 25% है, थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल रहा, लेकिन ये क्या होगा 35 के नजदीक रहेगा, क्योंकि क्या है इसका परसेंटेज हमारा ज्यादा है। इसे नोट कर लो, ठीक है, हो गया। एक और देख लेते हैं इसी पर, बोरॉन का भी केस देख लेते हैं, हो गया, ठीक है। चलिए इस बार क्या है, बोरॉन, इसका परसेंटेज दिया हुआ है हमको 19.6, और इसका परसेंटेज दिया हुआ है हमको 80.4, ठीक है। हमसे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जानकारी चाह रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए परसेंटेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, x1 इंटू a1 प्लस x2 इंटू a2 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये वैल्यू करीब करीब निकल के आएगी 10.8, ठीक है। ये कितना आएगा 10.8। अब हमसे एटॉमिक मास बोल रहा है तो U लिख दो, AMU लिख दो, अगर ग्राम एटॉमिक मास बोलता तो ग्राम लिख देते, तो वो इशू नहीं है कुछ, उसके बारे में हमसे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। बस 10.8 आ गया, ठीक है। क्यों ये 11 वाले के नजदीक आया, 11 वाले के नजदीक आया क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा था 80.4, ठीक है, 80.4 था, इस वजह से इसका क्या हुआ 11 वाले के नजदीक आया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो ये लेक्चर था हमारा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मास और एक्चुअल मास पर। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।